आज के इस वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस एंड लॉस रिलेटेड टू द बिल फाइनेंस रिलेटेड थर्ड वीडियो को कवर करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। अगर आप पिछली दो वीडियोस को एंड बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोस को भी गो थ्रू करना चाहते हो, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि वहां पर आपको वीडियो क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, नॉट ओनली रिलेटेड टू पीपीबी बट आल्सो रिलेटेड टू आईईआईएफएस एंड आरबीडब्ल्यूएम एंड एएफएम, बट उनके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, राइट। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है iibf.info/app के ऊपर जाकर के, एंड अगर आप iOS यूजर हैं, मेक श्योर टू यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT। चलिए आज का सेशन जल्दी से करते हैं स्टार्ट। एंड द क्वेश्चन नंबर 27, इट्स रिलेटेड टू द पर्सनल फाइनेंस। इट सेज a reputed private builder owned by John Abraham, approaches a bank for a composite loan to cover both the acquisition of a plot of land, and the subsequent construction of the residential apartments. Based on the RBI guidelines, how should the bank respond to this loan request? तो बैंक इस लोन रिक्वेस्ट को किस तरह से डील करेगा? देखो, आरबीआई की गाइडलाइंस, अगर आईबीआई की गाइडलाइंस के बारे में बात करें, तो उसके केस में एक्विजिशन के लिए आप एज सच लोन नहीं दे सकते हो, बिकॉज लैंड परचेज जो है वो स्पेकुलेटिव है एंड वो डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस के स्कोप से बाहर पड़ती है चीज। लेकिन यहां पर बात की गई है कंपोजिट लोन के बारे में, जहां पर लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों चीजों को कवर किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं प्राइवेट बिल्डर या डेवलपर को लेकर के, बैंक्स को अलाउ नहीं किया गया कि वो कंपोजिट लोन को एक्सटेंड करें जिसमें इवन परचेज एंड कंस्ट्रक्शन दोनों कवर होंगे। जो मेन लॉजिक है इसके पीछे यही है कि डाइवर्जन ऑफ फंड्स ना हो एंड जो एक्सपोजर है वो स्पेकुलेटिव लैंड डील्स के रिलेटेड ना हो जाए। एंड फर्दर अगर हम परमिटेड केसेस की बात करें, तो अगर कोई कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट पार्ट अगर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट का पार्ट है या स्टेचुटरी हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट का पार्ट है, एजेंसी का पार्ट है, एंड जहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट उनकी गारंटी है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ चीज अलाउ की जा सकती है, तो इस केस में लोन अलाउ नहीं होगा। द बैंक कैन अप्रूव द particular loan? No, it cannot be done. The bank can finance the construction part, but must not extend facility for the acquisition of the land. Absolutely correct. आप जो गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं उनसे रिलेटेड काफी स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं ये, जहां पर बैंक्स जो हैं क्रेडिट दे सकते हैं प्राइवेट बिल्डर्स को फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, राइट, एंड नॉट फॉर द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज टू प्राइवेट बिल्डर्स फॉर एक्विजिशन ऑफ द लैंड, राइट, वो चीज नहीं कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज एप्रोप्रिएटली द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इट्स रिलेटेड टू लॉज रिलेटेड टू द बिल फाइनेंस। सो व्हेन अ बैंकर एंगेजेस इन अ बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन, जब एक बैंकर जो है वो बिल डिस्काउंटिंग ट्रांजैक्शन में हो जाते हैं एंगेज, द बिल इज एंडोर्स्ड इन द बैंक्स फेवर, व्हाट स्पेसिफिक लीगल रिलेशनशिप एंड एंटाइटलमेंट डज इट क्रिएट फॉर द बैंकर विद रिस्पेक्ट टू द बिल, राइट। तो लीगल रिलेशनशिप की अगर बात करें, तो बैंकर जो है वो होल्डर फॉर द वैल्यू बन जाता है एंड इनफैक्ट वो ऑनर ऑफ द बिल बन जाता है। सिनेरियो कुछ इस तरह से है। सो हेयर वी आर हैविंग द एक्सपोर्टर जिसने एक्सपोर्ट करा है, here we are having the importer जिसने इंपोर्ट करा है, एंड here we are having the बैंक जिसने बिल को डिस्काउंट करा है। सो लेट्स इन केस यहाँ पर है एक्सपोर्टर जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पर है इंपोर्टर। तो इंपोर्टर जो होता है दैट इज अ डेब्टर जिसने पैसे देने हैं, और एक्सपोर्टर जो होता है क्रेडिटर होता है। अब ये एक्सपोर्टर एक अनकंडीशनल ऑर्डर देगा, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर देगा इंपोर्टर के ऊपर। इंपोर्टर इस बिल को कर लेगा सेट एंड फर्दर वापस आ जाएगा ये बिल एक्सपोर्टर के पास। एक्सपोर्टर अब इस बिल को क्या कर देगा, फर्दर एंडोर्स कर देगा बैंक की फेवर में। तो ये जो बैंक यहां पर है, अब ये एक्चुअल में क्या बन जाता है, होल्डर फॉर वैल्यू बन जाता है, इनफैक्ट ऑनर बन जाता है। जो डिस्काउंटिंग होती है वो बेसिकली आउटराइट परचेज के लिए एसेंशियल है। लेट्स से यहाँ पर अगर यूसेंस बिल है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर यूसेंस बिल होता है तो डिस्काउंटिंग होती है, अगर डिमांड बिल होता है तो परचेज होता है, राइट। तो डिस्काउंटिंग यहाँ पर जरूरी है। बैंक जो होता है बिल अमाउंट का जो अपफ्रंट अमाउंट है वो पे कर देगा, किसको, एक्सपोर्टर को पे कर देगा, इंटरेस्ट फीस एंड ऑल चीजों को डेबिट करने के बाद, राइट। तो रिलेशनशिप क्या क्रिएट हो जाएगा, जो बैंकर होगा एंड ये कस्टमर होगा। अब ये बेसिकली कस्टमर था, ठीक है। अब ये कस्टमर है, नॉट सॉरी नॉट दिस कस्टमर, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्टर ओवर हियर। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ये कस्टमर बन गया और ये बैंक बन गया। बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा, दैट इज बैंक ने एडवांस फंड दिए तो बैंक बन गया क्रेडिटर, तो बैंक यहाँ पर बन जाएगा क्रेडिटर, और कस्टमर यहाँ पर एक्सपोर्टर बन जाएगा यहाँ पर डेब्टर, राइट। ये बैंक का डेप्टर बन गया क्योंकि इसने बैंक के पैसे वापस करने हैं। एंड अगर हम बैंकर की बात करें, राइट, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पार्ट में रहेगा, दैट विल बी, इसकी जो पोजीशनिंग रहेगी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स रहेगी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बैंक्स एंटाइटलमेंट, ठीक है,
तो इसके पास क्या एंटाइटलमेंट है कि कल को ये डेट ऑफ जब ऑनर के ऊपर प्रेजेंट करता है तो इसको पेमेंट मिलनी चाहिए, द पेमेंट मस्ट बी गिवन, यानी कि जो असेप्टर है वो पेमेंट पे करेगा। एंड इसके पास राइट टू सू भी है, यानी कि अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक के पास पूरा का पूरा लीगल राइट रहेगा कि जितनी भी प्रायर पार्टीज हैं, ड्रॉर हो गया, असेप्टर हो गया, एंडोर्सर्स हो गया, उनको क्या किया जाता है, सू किया जा सकता है बैंक के द्वारा। एंड फर्दर राइट ऑफ रिकोर्स भी रहेगा, यानी कि अगर बिल डिसऑनर होता है तो, अगर बिल डिसऑनर होता है तो बैंक पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो एक्सपोर्टर से रिकवर कर सकता है। दैट्स एंटाइटलमेंट टू द बैंक, राइट। तो ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 8 सेज द बैंकर बिकम्स मेयर एजेंट फॉर कलेक्शन। नो, इट्स नॉट जस्ट अ मेयर एजेंट फॉर कलेक्शन। देखो, जो एजेंट फॉर कलेक्शन होता है वो होता ही नहीं है इस केस में, बैंक जो होता है ऑनर बन जाता है, तो दैट्स नॉट द केस। द बैंकर बिकम्स द पेई ऑफ द बिल and is entitled to recover the full amount represented by it from the acceptor. Absolutely correct. इवन ये सू करने की पावर भी इसके पास होती है, तो वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। इफ वी लुक एट ऑप्शन सी, द बैंकर बिकम्स अ गारंटर। नो, द बैंकर होल्ड्स अ बिल एज अ प्लेजी। नो, ऑप्शन सी एंड डी आर नॉट करेक्ट, राइट। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्या हमारा मेन कंसेप्ट था। एंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 29। So it says a scheduled commercial bank, that is SCB, which is not a regional rural bank, wishes to start its own credit card business. What is the primary eligibility criterion regarding the financial standing and approval? What approval is actually necessary for proceeding? सो क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में बताना है। देखो, जब भी बैंक जो एससीबी है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक नहीं है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन रहता है कि मिनिमम नेटवर्थ जो चाहिए वो चाहिए रहती है 100 करोड़ रुपीज की। कितनी चाहिए? मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर 500 करोड़ लिखा, तो ये तो आंसर नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट लग रहा है, एंड अबव एंड कैन स्टार्ट द बिजनेस विद अप्रूवल ऑफ इट्स ओन बोर्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही चीज है कि क्राइटेरियन चाहिए वो बेसिकली 100 करोड़ का है। एंड अगर बैंक जो है वो क्रेडिट इशू करना चाहता है डिपार्टमेंटली या फिर टाइप के साथ इशू करना चाहता है, तो कोई भी प्रायर आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, आपको अपने बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप डिपार्टमेंटली या फिर टाइप के थ्रू इशू करना चाहते हो कार्ड को। एंड अगर आप एक सेपरेट सब्सिडरी की तरह करना चाहते हो, लाइक एक होली या पार्टली ओन्ड एंटिटी बना करके फिर उसके थ्रू क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहते हो, तो उसके केस में आपको अलग से आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस रिगार्ड, यानी कि मिनिमम जो नेटवर्थ का क्राइटेरियन है दैट इज 100 करोड़ रुपीज। वो कितना रहेगा? 100 करोड़ रुपीज रहेगा। एंड बैंक का अपना जो बोर्ड है वो उस ट्रांजेक्शन को अप्रूवल दे सकता है। ठीक है जी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज आफ्टर अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, द होल्डर्स एजेंट टेक्स इट टू नोटरी पब्लिक। होल्डर का एजेंट उसको नोटरी पब्लिक के पास ले जाता है। नोटरी मेक्स अ नोट ऑफ द की डिटेल्स ऑफ द डिसऑनर ऑफ द बिल इटसेल्फ एंड लेटर इश्यूज अ फॉर्मल सर्टिफिकेट, जिसको हम प्रोटेस्ट कहते हैं। व्हाट आर दीज टू डिस्टिंक्ट एक्शंस कॉल्ड? तो पहला तो नोटिंग है, दूसरा जो होता है उसे प्रोटेस्टिंग कहते हैं। जो नोटिंग, ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने कवर कर लिया हुआ है। जो नोटिंग होता है दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 99 एंड जो प्रोटेस्टिंग है दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 100, राइट। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो नोटिंग का पार्ट रहता है वो पहला एक्शन होता है, यानी कि नोटरी जो होता है वो एक ब्रीफ रिकॉर्ड रखता है ऑन द बिल इटसेल्फ, ठीक है, कि जो फैक्ट है डिसऑनर का नोट कर दिया जाता है, उसमें डेट, रीजन, चार्जेस जो है वो डिटेल दे दी जाती हैं। एंड ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप होता है, राइट। एक प्रिलिमिनरी स्टेप होता है दैट बेसिकली प्रोवाइड द कंटेम्पोरेनस एविडेंस, ठीक है, आपको एक कंटेम्पोरेनस एविडेंस प्रोवाइड करता है। एंड दूसरा जो स्टेप है दैट इज अ सेकंड एक्शन, दैट इज अ प्रोटेस्ट, ठीक है। तो नोटरी जो होता है एक फॉर्मल सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको प्रोटेस्ट कहते हैं, राइट, अगेंस्ट द अटेस्टिंग टू द डिसऑनर, यानी कि डिसऑनर को अटेस्ट कर तो एक सर्टिफिकेट दे दिया, उसको प्रोटेस्ट कह दिया। एंड ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये साइंड होता है, ये सील किया जाता है नोटरी के द्वारा। एंड ये बेसिकली स्ट्रॉन्गर एविडेंस वैल्यू को कैरी करता है, यानी कि नोटिंग की भी वैल्यू है लेकिन प्रोटेस्टिंग की वैल्यू ज्यादा है। खास करके जब हम फॉरेन बिल्स की बात करें, राइट, तो प्रोटेस्ट होता है वो मैंडेटरी होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ the another question, it says a bank is structuring a home loan for a 45-year-old salaried person। तो 45 साल के पर्सन के लिए आप एक होम लोन को स्ट्रक्चर कर रहे हो। मिस्टर वरुण धवन है नाम उनका। द बैंक्स पॉलिसी अलाउज अ मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड ऑफ 30 years। इफ मिस्टर धवन्स रिटायरमेंट एज इज 60, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन टेन्योर द बैंक कैन ऑफर हिम अकॉर्डिंग टू द जनरल लेंडिंग प्रिंसिपल्स? तो जनरल लेंडिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना उसको रिपेमेंट पीरियड जो है वो ग्रांट किया जा सकता है, डेट वी नीड टू आंसर, राइट।
देखो, इफ वी टॉक अबाउट द पॉलिसी लिमिट, तो बैंक की पॉलिसी कितनी बता रही है कि 30 इयर्स का मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। तो एज कंस्ट्रेंट क्या है कि रिटायरमेंट एज वरुण धवन जी की बताई गई है 60 इयर्स की है, तो उनके पास 15 साल लेफ्ट है जॉब में, राइट? अगर हम लेंडिंग प्रिंसिपल की बात करें तो हाउसिंग लोन जो है वो बोरोर की रिटायरमेंट एज से पहले वापस करना पड़ेगा अनटिल और अनलेस कोई को एप्लीकेंट है उनके पास, ठीक है? कोई को एप्लीकेंट है जिनकी सफिशिएंट पोस्ट रिटायरमेंट इनकम भी हो, लाइक स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, राइट? तो उसके केस में मैक्सिमम पीरियड आगे अलाउ किया जा सकता है। तो व्हाट विल बी द आंसर? द लोन विल बी अलाउड अप टू द एज ऑफ 60, दैट इज 15 साल का एक्स्ट्रा लोन दिया जाएगा। लोन टेन्योर कैन नॉट बी ऑर्डिनरी एक्सटेंड बियॉन्ड दिस एज ऑफ रिटायरमेंट। वो कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि कौन सी कंडीशन में उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट? तो ये चीज रहती है कि लोन 30 साल का हो सकता था, लेकिन उसको ऑर्डिनरी एक्सटेंड आप नहीं कर सकते हो, राइट? बियॉन्ड अ पर्सन एज ऑफ रिटायरमेंट, लाइक पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 15 साल का लोन दिया जाएगा, लेकिन ऑर्डिनरली आप एक्सटेंड नहीं कर सकते आफ्टर द एज ऑफ रिटायरमेंट इफ दे आर एम्प्लॉयड, राइट? और ऑन रिचिंग द एज ऑफ 70 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज एक्चुअली अर्लियर, राइट? अब क्योंकि जो मिस्टर धवन है वो 45 इयर्स के हैं और 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो मैक्सिमम टेन्योर उनका 15 साल का रहेगा, राइट? एंड पॉलिसी लिमिट के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली 30 साल तक का है, या फिर 25 साल बच जाएंगे जब वो 70 साल के हो जाएंगे। तो विच एवर इज अर्लियर की क्लोज होती है, यानी कि जब तक वो 70 साल तक के नहीं हो जाते या उनकी रिटायरमेंट एज नहीं हो जाती, सो विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से 60 ईयर्स की एज लेके चलेंगे एंड 15 साल का गैप रहेगा, राइट? चलो, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। सिद्धार्थ मल्होत्रा draws a check in favor of Kiara Advani, which is subsequently dishonored by the bank due to insufficient funds. तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ने एक चेक ड्रॉ किया है। चेक ड्रॉ करने वाला कौन होता है? अकाउंट होल्डर होता है। तो उन्होंने चेक दिया है किसकी फेवर में? क्यारा अडवाणी की फेवर में। एंड बाद में वो इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अंडर सेक्शन 30 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट क्रिटिकल प्रिक्विजिट्स prerequisites that must be fulfilled for Kiara to legally enforce Siddharth's liability to compensate her, right? तो क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बताना। देखो, सेक्शन 30 जो होता है ना, वो बेसिकली क्या कहता है कि जो ड्रॉअर ऑफ चेक होता है वो बाउंड होता है कि वो होल्डर को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडेड कि जो ड्यू नोटिस है वो डिसऑनर का दिया गया है, राइट, बाय द होल्डर टू द ड्रॉअर। वो नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। तो इस केस में अगर देखें तो ड्रॉअर कौन है? ड्रॉअर इज सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड पेई या होल्डर कौन है? क्यारा अडवाणी है। अब चेक डिसऑनर हो गया क्योंकि इनसफिशिएंट फंड्स है, तो कंडीशन क्या आगे लाइबिलिटी के लिए कि ड्यू नोटिस देना पड़ेगा डिसओनर का, सिद्धार्थ को एक ड्यू नोटिस ऑफ देना पड़ेगा, राइट? सो क्यारा के लिए लीगली इन्फोर्स करने के लिए कि सिद्धार्थ की लाइबिलिटी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? शी इज टू गिव हिम ड्यू नोटिस ऑफ डिसओनर ऑफ द चेक, ये देना पड़ेगा। एंड ये नोटिस जो है वो काफी क्रिटिकल प्रिक्विजिट है ताकि जो ड्रॉअर है उसको लायबल माना जाए। तो ऑप्शंस देखते हैं। शी मस्ट प्रूव दैट सिद्धार्थ एक्टेड इन फ्रॉडलेंट इंटेंट, ये करेक्ट नहीं है। शी मस्ट हैव अ चेक नोटेड प्रोटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक, दैट्स इवन नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर, राइट? बिकॉज जो नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग होते हैं वो बेसिकली मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है, लेकिन ज्यादा मैंडेटरी रिकमेंडेड किसके लिए है? वो फॉरेन बिल्स के लिए। चेक्स के लिए ये चीज ऑप्शनल है। चेक्स के लिए प्रोटेस्टिंग नोटिंग जो होता है वो ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं है, राइट? एंड ऑप्शन सी सेज ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर must be given to Mr. Siddharth or received by Mr. Siddharth. That's absolutely correct. Option C is the correct answer. And if we're talking about the civil court में केस लगा दो within 15 days of the dishonor, तो फाइलिंग सूट जो होता है वो एक एनफोर्समेंट एक्शन होता है, वो कोई प्रिक्विजिट नहीं है। प्रिक्विजिट जो है दैट्स अ नोटिस, ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर, राइट? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When a bank finances the construction of house for Ayushman Khurrana, it disburses the loan in stages. जब बैंक फाइनेंस करता है कंस्ट्रक्शन के लिए आयुष्मान खुराना के घर के लिए, तो स्टेजेस में जो लोन होता है वो डिसबर्स किया जाता है टू एंश्योर दैट द कंस्ट्रक्शन इज प्रोसीडिंग एज पर द लीगली अप्रूव्ड डिजाइन। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द आर्किटेक्ट इन दिस प्रोसेस? तो आर्किटेक्ट का प्राइमरी रोल क्या रहता है? देखो, स्टेज वाइज प्रोग्रेस देना, सर्टिफाई करना जरूरी होता है। हर एक डिसबर्सल स्टेज के ऊपर जो आर्किटेक्ट है वो इंस्पेक्ट करेंगे साइट को एंड कंफर्म करेंगे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बेसिकली जिस लेवल के हिसाब से हो रही है वो बताएंगे। जैसे फाउंडेशन कंप्लीट हो गई, वॉल्स बन गई हैं, रूफ स्लैब लेड हो गई है, एंड सर्टिफिकेट बेसिकली अलाउ करता है बैंक को कि वो रिलीज कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट अमाउंट को, राइट?
एंड कंप्लायंस भी इंश्योर करनी होती है। अब आर्किटेक्ट जो है वो वेरीफाई करेंगे कि कंस्ट्रक्शन जो है स्ट्रिक्टली हो रही है सैंक्शन बिल्डिंग प्लान के अकॉर्डिंग, एंड वो म्युनिसिपल एंड कंपिटेंट अथॉरिटी की द्वारा अप्रूव्ड है। एंड बेसिकली अगर अनऑथराइज्ड एक्सटेंशन की जा रही है, डिविएशन हो रही है, तो आप जो डिसबर्समेंट है उसको रोक भी सकते हो। फर्दर ये बैंक की सिक्योरिटी को भी सेफगार्ड करती है चीज, यानी कि जो सर्टिफाइंग होती है लॉफुल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, अगर आर्किटेक्ट उस चीज को इंश्योर करता है कि मॉर्गेज सिक्योरिटी हो रही है उस हिसाब से हो रही है, तो डेफिनेटली वो चीज लीगली भी इन्फोर्सेबल रहेगी, राइट? सो दैट्स द केस। ऑप्शंस देखते हैं। द आर्किटेक्ट्स रोल इज लिमिटेड इन प्रोवाइडिंग इनिशियल वैल्यूएशन, तो ये लिमिटेड रोल नहीं होता है। द आर्किटेक्ट मस्ट प्रोवाइड अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ओनली आफ्टर द इंटायर हाउस इज बिल्ट, ये भी सही नहीं है। द आर्किटेक्ट मस्ट सर्टिफाई एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली एज पर द sanctioned plan, absolutely correct. So option C is the correct answer. Now the next question says a bank provides two types of bill financing. एक बैंक जो है वो दो तरह की बिल फाइनेंसिंग को कर रहा है प्रोवाइड, राइट? इन द फर्स्ट केस इट pays the face value of the demand bill immediately to the customer, Vicky question. In the second, it advances a portion of the value of a usage bill after keeping a margin, sending the bill for collection later. हाउ आर दीज टू फैसिलिटीज करेक्टली आइडेंटिफाइड? तो ये किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाएंगे? पहले केस में क्या है, वी आर हैविंग द डिमांड बिल, क्लियरली बोला हुआ है। फर्स्ट केस में डिमांड बिल है, एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड केस, इन दैट केस वी आर हैविंग द यूसेज बिल। तो ऑलरेडी चीजें बताई हुई है। तो जो डिमांड बिल होता है उसके केस में व्हाट नरेशन वी यूज, वी से कि बिल को परचेज किया गया है, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है। और यूसेंस बिल के केस में वी से कि बिल को डिस्काउंट किया गया है। सो बोथ आर बिल डिस्काउंटिंग, नो, द फर्स्ट इज बिल परचेज, सेकंड इज एडवांस अगेंस्ट द बिल्स फॉर कलेक्शन, ठीक है। थर्ड इट सेज द फर्स्ट इज ड्रॉइज bill acceptance facility and the second is bills co-acceptance. And further, option D, it says both are advance against the bills for collection. What it is? See, ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दें, दोनों बिल डिस्काउंटिंग नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि फर्स्ट तो बिल परचेज है, बिल्कुल सही है। सेकंड जो है एडवांसेस अगेंस्ट द बिल कलेक्शन है। तो बिल परचेज के केस में जो बैंक होता है नेगोशिएट करता है बिल पेएबल ऑन डिमांड एंड फर्दर इमीडिएटली पे कर देता है फेस वैल्यू को, राइट? तो इन केस ऑफ द एडवांस अगेंस्ट द बिल्स फॉर कलेक्शन, जो बैंक का एडवांस करता है मनी अगेंस्ट द बिल एंड फर्दर एक मार्जिन को अपने पास रख लेता है, तो दैट्स बेसिकली डिस्क्राइबिंग द यूसेंस बिल, ठीक है? तो यूसेंस बिल को ही दर्शा रहा है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Now, let's move toward the question for the personal finance. It says Alia Bhatt, a primary credit card holder, requests an add-on card for her family member. Which of the following statements uh, most accurately reflects the bank's options and the liability structure for this add-on card as per the guidelines? That we need to answer accordingly. तो आलिया भट्ट जी के बारे में बात करी गई है। देखो, बैंक के ऑप्शंस की बात करें तो बैंक जो है वो एड ऑन कार्ड इशू कर सकता है, जिसको हम सप्लीमेंट्री कार्ड भी कहते हैं। फैमिली मेंबर को ये कार्ड इशू किए जा सकते हैं, एंड जो डिसीजन रहेगा रिलेटेड टू इशू द एड ऑन कार्ड, वो बैंक के डिस्क्रिप्शन के ऊपर रहेगा। इस चीज के ऊपर की जो ड्यू डिलीजेंस है वो एड ऑन एप्लीकेंट्स रिलेटेड वो बिल्कुल जेन्युइन है, लाइक केवाईसी एप्लीकेबिलिटी है, एज, रिलेशनशिप प्रूफ, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इफ वी लुक एट द लाइबिलिटी स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी कार्ड होल्डर की लाइबिलिटी रहेगी वो पूरी की पूरी लाइबिलिटी रहेगी फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन दैट इज डन थ्रू द एड ऑन कार्ड। यानी ट्रांजेक्शन कोई भी हो, आलिया भट्ट ही रिस्पॉन्सिबल रहने वाली है उनके लिए, राइट? इसका मतलब है इवन कोई भी मेंबर खर्चा करेगा, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन आलिया की ही रहेगी। एंड फर्दर, नो इंडिपेंडेंट क्रेडिट रिलेशनशिप, यानी कि एड ऑन कार्ड होल्डर का कोई भी इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी नहीं रहेगी टुवर्ड द बैंक, राइट? एंड क्रेडिट रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो लाइबिलिटी जो रहेगी वो प्राइमरी कार्ड होल्डर के नाम पर ही रिपोर्ट होगी टू द क्रेडिट ब्यूरोस, राइट? So option A, it says the add-on card holder is solely liable for their own transaction. The credit limit must be same as the primary card, right? So that's not the case, right? The liability is that of the principal card holder, and the bank at the customer's request may settle lower credit limit for the add-on card. Absolutely correct, बिल्कुल सही है, ये चीज की जा सकती है। लाइबिलिटी शेयरली जॉइंट होगी, नहीं होगी। लाइबिलिटी इज प्रोहिबिटेड, बैंक इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेटिंग अ डिफरेंट क्रेडिट लिमिट, ऐसा भी नहीं है। एक्स्ट्रा सेपरेट लिमिट रखी जा सकती है, कम लिमिट रखी जा सकती है, नॉट ज्यादा, कम लिमिट रखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो बिल फाइनेंस रिलेटेड है।
A bill of exchange is drawn by a merchant in London upon a person residing in New Delhi. तो एक बिल ड्रॉ किया गया है. Here is the bill which is drawn. तो लंदन के पर्सन ने एक बिल ड्रॉ किया है दिल्ली में रहने वाले पर्सन के ऊपर. सो हेयर वी आर हैविंग द पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन लंदन एंड हेयर इज अ पर्सन हु इज बेसिकली रिसाइडिंग इन न्यू दिल्ली. ठीक है, तो इन्होंने बिल को ड्रॉ कर दिया इस पर्सन के ऊपर एंड इज मेड पेएबल इन न्यू दिल्ली. तो मेड पेएबल है न्यू दिल्ली में. सो अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखें तो इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे, यानी कि जो पेई पर्सन है ना, जो पेई पर्सन है, राइट, हेयर वी आर हैविंग द पेई, वो भी दिल्ली का ही है, न्यू दिल्ली का ये पर्सन है. ठीक है, इसी को पेमेंट देनी है. तो उसके केस में इसको क्या कहेंगे, वट विल बी सेइंग इट टू बी, किस तरह का बिल है ये बिल जो रहेगा, ये इसकी क्लासिफिकेशन कौन से बिल में करी जाएगी. इट विल बी अ इनलैंड बिल, या फिर ये जो बिल होगा वो एक डॉक्यूमेंट्री बिल होगा, या फिर इट विल बी अ फॉरेन बिल, या फिर क्लीन बिल. व्हाट इट विल बी सेड टू बी. देखो, अगर मैं बात करता हूँ इनलैंड बिल की, ठीक है, इनलैंड बिल होने के लिए इट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया. ठीक है, इट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सिंस बिल जो है वो लंदन में ड्रॉ हुआ है, इट्स नॉट एन इनलैंड बिल. ठीक है, उसका ड्रॉर एंड ड्रॉई दोनों लंदन में चाहिए, या फिर पेज ये सॉरी इंडिया में चाहिए, दोनों ड्रॉ ड्रॉई, तो वो इनलैंड बिल कहेंगे, राइट. तो अगर हम इनलैंड बिल की बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में बिल जो है दैट मस्ट बी ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड साथ ही साथ इट इज पेएबल इन इंडिया और इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो उसको इनलैंड बिल कहते हैं, राइट. सो पहली कंडीशन जो मैंडेटरी है वो ये है कि उसको ड्रॉ इंडिया में किया गया हो, वही नहीं सेटिस्फाई हो तो इनलैंड बिल तो नहीं है, राइट. एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्री बिल की अगर बात करें, डॉक्यूमेंट्री एंड क्लीन बिल की बात करें, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्री बिल होता है जहां पर डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स साथ में है, और क्लीन बिल होता है जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्री जो गुड्स है, डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ्स है वो साथ में नहीं है, उसको कहते हैं हम क्लीन बिल कहते हैं, राइट. तो वो भी नहीं है. सो ऑप्शन डी एंड बी आर आल्सो नॉट करेक्ट. सो एक ही ऑप्शन रह गया, ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर. नो, वाई ऑप्शन सी? बिकॉज सेक्शन 12 जो है वो बता रहा है, हमें साफ साफ बता रहा है किसके बारे में, टुवर्ड द फॉरेन बिल के बारे में डायरेक्टली बता रहा है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी अगर हम देखें तो जो ड्रॉर है वो बेसिकली मर्चेंट है लंदन में, इंडिया के बाहर है. ड्रॉई जो है वो न्यू दिल्ली में है. क्योंकि अब जो बिल है वो इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ है, जो पहली रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 11 की इनलैंड बिल होने के लिए वो फुलफिल नहीं हुई. सो डेफिनेटली इट्स अ फॉरेन बिल. तो आंसर क्या रहेगा? आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. When applying for a new credit card, Karthik Aryan is providing with a one-page document summarizing the most important terms. According to the guidelines, what information must this key fact statement contain? तो इस की फैक्ट स्टेटमेंट में क्या क्या गाइडलाइन, क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, दैट वी नीड टू आंसर. सी, क्या क्या चीजें होंगी इसमें. सबसे पहले तो इसमें कार्ड फीचर्स एंड चार्जेस के बारे में बताया जाएगा, लाइक एनुअल फीस क्या है, ज्वाइनिंग फीस क्या है, रिन्यूअल फीस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, एपीआर बेसिस के ऊपर एनुअल रेट क्या लगेगा, राइट. या और कोई चार्जेस क्या, लेट पेमेंट फी, ओवर लिमिट फी, कैश एडवांस फी, जो जो फीस है वो रहेगा. बिलिंग एंड पेमेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री पीरियड कैसे होएगी, एंड मिनिमम अमाउंट ड्यू किस तरह से कैलकुलेट होएगा, किस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है, बिलिंग साइकिल डेट क्या रहेगी, पेमेंट ड्यू डेट क्या रहेगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या हो सकते हैं, एंड डिफॉल्ट एंड रिकवरी के केस में इंप्लीकेशंस क्या होंगी नॉन पेमेंट की, एंड बेनिफिट क्या होंगे, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, वैलिडिटी पीरियड क्या होगा. तो सभी चीजें की फैक्ट स्टेटमेंट में बताई जाती हैं. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. इट मस्ट प्राइमरी कंटेन द मार्केटिंग ऑफर्स. नो, नॉट मार्केटिंग ऑफर्स. इट मस्ट कंटेन द इंपॉर्टेंट टर्म्स सच एज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द क्वांटम ऑफ द चार्जेस. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑलरेडी मैंने आपको बताया सभी तरह की फीस ये वो सब चीजें बताई जाएंगी यहाँ पे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. सो बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंस टू इट्स कस्टमर राजकुमार राव. तो बैंक जो है फाइनेंस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को राजकुमार राव को अगेंस्ट गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड. एज सिक्योरिटी, राजकुमार endorses and delivers a lorry receipt in the name bank's favor. What is the direct legal consequence of this action under the Sales of Goods Act? तो क्या डायरेक्ट कंसिक्वेंस है इस एक्शन का, उसके बारे में हमें बताना है. देखो, जो लॉरी रिसीट है ना, जो लॉरी रिसीट की बात की जा रही है, that is actually a document of title to goods. That is a document of title to goods,
एंड ये ऑनरशिप को कंट्रोल को बताता है। किसके बारे में बताता है? ऑनरशिप के बारे में बताता है, कंट्रोल के बारे में बताता है। एंड फर्दर एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का क्या इफेक्ट होगा? जब राजकुमार राव जो है वो एंडोर्स कर देते हैं और डिलीवर कर देते हैं लोरी रिसिप्ट को बैंक के नाम में, तो प्रॉपर्टी जो है इन गुड्स अब वो किसके पास आ गई? वो बैंक के नाम में आ गई। अब बैंक जो है वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ले सकते हैं गुड्स का, इवन दो फिजिकली अभी गुड्स जो है वो ट्रांजिट में है, लेकिन बैंक जो है वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ले सकते हैं गुड्स का, ठीक है। तो बैंक के पास अब एक लीगल राइट है कि वो डिलीवरी ऑफ गुड्स ले सकते हैं कैरियर से, राइट? दैट्स राइट नाउ अवेलेबल विद द बैंक। एंड इफ वी लुक एट द लीगल कंसीक्वेंस, ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो एक्चुअल भी हो सकती है, सिंबॉलिक भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अब अगर आपने एंडोर्समेंट और डिलीवरी कर दी है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की, तो उसके अकॉर्डिंग बेसिकली कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी अब हो चुकी है, राइट? दैट्स द केस एज पर द एसओजीए, दैट इज अ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन देखते हैं। द बैंक बिकम्स को ओनर ऑफ द गुड्स। को ओनर नहीं बना भाई, वो ओनर ही बन गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, बैंक गेन्स द राइट टू इंस्पेक्ट द गुड्स, नॉट ओनली इंस्पेक्शन। द बैंक बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द लॉरी रिसिप्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर here. Now let's have a look at the next question. That is question number 39. Personal finance से related है. A bank is evaluating two different proposals from a developer. तो एक developer ने proposal दिए, अलग-अलग बैंक उनको evaluate कर रहा है. And रणवीर सिंह, developer कौन है? रणवीर सिंह है. The first is a loan to acquire plot of land for a future project. The second is a loan for a different purpose where the same plot of land is being offered as a collateral. How should the bank's valuation approach differs for these two proposals? बैंक की proposal किस तरह से differ होगी इन दो proposals के लिए, उसके बारे में हमने बताना है। See, पहला जो केस है that's basically related to says loan to acquire the plot of land. वो किससे related है? Loan to acquire a plot of land है। अब जब फाइनेंस आप कर रहे हो फॉर लैंड परचेज प्राइवेट डेवलपर को, वो तो परमिटेड ही नहीं है। आरबीआई एंड आईबीए की गाइडलाइंस स्पेसिफिकली कहती है कि बैंक फंड नहीं करेंगे डायरेक्ट परचेज ऑफ लैंड को स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए, डेवलपमेंट पर्पस के लिए, एक्सेप्ट व्हेन इट इज गारंटीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? एंड फर्दर किसी एजेंसी ने आपको, हाउसिंग एजेंसी ने अलाउ किया तो बैंक डेफिनेटली इसको क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। ये वाले को तो कर दिया रिजेक्ट। सेकंड की बात करें कि लोन विद द सेम लैंड एज कोलेटरल फॉर अनदर पर्पस। देखो जहां पर लैंड को एज अ कोलेटरल ऑफर किया जा रहा है, राइट, किसी अलग परमिसिबल पर्पस के लिए, तो बैंक उसको कंसीडर कर सकता है, लेकिन बैंक को सावधान रहना पड़ेगा। तो बैंक बेसिकली कंजर्वेटिव वैल्यू निकाल लेगा, एक डिस्ट्रेस वैल्यू जिसको हम कहते हैं, रिलायजेबल वैल्यू कहते हैं, यानी कि मार्केट में अगर रेट कुछ भी चल रहा हो तो कम से कम रेट के ऊपर हमें कितना पैसा मिल जाएगा अगर हम इसको बेचने जाते हैं मार्केट में, तो वैल्यू निकालेगा। एंड फर्दर बैंक को इस चीज को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो टाइटल है ना इस प्लॉट का, वो क्लियर हो, वो मार्केटेबल हो, कोई भी इनकम्बरेंस ना हो, एंड प्रॉपर अप्रूवल्स आपके पास हो। एंड फर्दर अब यहाँ पर लैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एज अ सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है, वो पर्पस ऑफ फाइनेंस नहीं है, राइट? दैट्स द केस। अब देखते हैं। फॉर एक्विजिशन द लोन द वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस, एज कोलेटरल इट्स बेस्ड ऑन द ओरिजिनल एक्विजिशन प्राइस। पहला पार्ट तो ये कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बेसिकली वैल्यूएशन प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, वैल्यूएशन अप्रोच क्या रहेगी उसके बारे में हमने बताना था। तो पहले केस के लिए वैसे लोन अलाउड ही नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यूएशन की बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ। तो अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द होम लोन पर्पजेस, तो उसके केस में हम एक्विजिशन कॉस्ट को देखते हैं, राइट? क्या देखते हैं हम? एक्विजिशन कॉस्ट को देखते हैं। फॉर फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ लैंड, ठीक है, फाइनेंस जो दिया जाएगा वो एक्विजिशन प्राइस के ऊपर होगा, यानी कि करंट प्राइस के बेस पर प्लस जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसके ऊपर बेस पर दिया जाएगा, यानी कि उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट भी देखेंगे और एक्विजिशन कॉस्ट भी देखेंगे पहले केस के लिए। एंड जहां पर कोलेटरल है वहां पर सिर्फ और सिर्फ करंट मार्केट प्राइस देखेंगे, उसका भी हम डिस्ट्रेस वैल्यू देखते हैं। वी जस्ट लुक एट द डिस्ट्रेस वैल्यू, या फिर जो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी होती है वो हम कंसिडर करते हैं। सो ऑप्शन बी इज एक्चुअली द राइट आंसर, क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यूएशन की बात करनी थी। अदरवाइज प्रिंसिपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लोन दे ही नहीं सकते हैं, लोन तो दिया जा ही नहीं सकता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 40th। इट सेज संजय दत्त प्रेजेंट्स टू बिल ऑफ एक्सचेंज टू हिज बैंक। संजय दत्त जो है वो दो बिल ऑफ एक्सचेंज देते हैं अपने बैंक को, राइट? द फर्स्ट बिल हैज द वर्ड्स पे ऑन डिमांड रिटर्न ऑन इट, द सेकंड इट सेज पे 90 days आफ्टर साइट। हाउ आर दीज टू बिल्स करेक्टली क्लासिफाइड? तो पहला बिल जो है वो डिमांड बिल है, क्योंकि डिमांड के ऊपर पे करना है, साइट बिल है वो। सेकंड जो वो यूसेज बिल है, साफ पता लग रहा है। तो आंसर जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी,
That is going to be option B, right? Now, let's move to the next question. A bank issues a new credit card to the customer Anushka Sharma, but she has not yet received it or confirmed its receipt and willingness to use it. Right? At what point is the bank prohibited from reporting this new credit card account to the CIC? तो किस पॉइंट के ऊपर जो बैंक है उसको प्रोहिबिट किया गया कि वो सीआईसी को रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, उसके बारे में बताना है। तो एक बैंक ने क्रेडिट कार्ड तो इशू कर दिया लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं करा, विलिंगनेस भी नहीं शो करी उसके बारे में, राइट? तो बैंक को कोई भी रिपोर्टिंग करनी नहीं है। जब भी कोई नया कार्ड दिया जाता है, जब तक उस कार्ड को आप कस्टमर ने एक्चुअल में रिसीव नहीं कर लिया, एक्नॉलेज नहीं कर लिया, एक्टिवेट नहीं कर दिया, तब तक बैंक जो सीआईसी की रिपोर्टिंग नहीं करेगा। सीआईसी जैसे सिबिल हो गया, इक्विफैक्स हो गया, एक्सपीरियन हो गया, वो है, राइट? सिर्फ इश्यूएंस या डिस्पैच जो होता है वो बेसिकली कोई क्रिएशन नहीं करता कि भाई क्रेडिट फैसिलिटी दे दी गई है, उसको नहीं इशू करता, राइट? इस केस में भी ऐसा हुआ है, जो क्रेडिट कार्ड है वो ना तो रिसीव हुआ ना कंफर्म किया गया, एक्टिवेट किया गया। तो बेसिकली प्रोहिबिशन ऑलरेडी कि भाई आप अकाउंट की डिटेल फॉरवर्ड नहीं करेंगे सीआईसी। द ऑप्शंस आर द बैंक इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिपोर्टिंग द अकाउंट टू सीआईसी प्रायर टू एक्टिवेशन ऑफ द कार्ड। सो ऑप्शन ए इज एक्चुअली द करेक्ट वन कि जब तक एक्टिवेशन नहीं होती तब तक नहीं कर सकते रिपोर्टिंग उसकी सीआईसी के पास। तो आंसर इज ऑप्शन ए, राइट? नाउ आफ्टर दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। अक्षय कुमार एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अक्षय कुमार एक्सेप्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को, मेकिंग हिम द प्राइमरी पार्टी लायबल फॉर द पेमेंट, राइट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ द एन एक्ट, व्हाट इज द प्रिसाइज नेचर ऑफ हिज लायबिलिटी एज एन एक्सेप्टर? तो एक्सेप्टर के रूप में उनके ऊपर क्या लाइबिलिटी है वो हमने बतानी है, राइट? एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो तीन पार्टीज होती है, मैंने ऑलरेडी बताया, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई। एंड जो ड्रॉई होता है वही एक्सेप्टर होता है, दैट इज द एक्सेप्टर। सेक्शन 32 ये कहता है, लाइबिलिटी ऑफ एक्सेप्टर के बारे में बताता है कि एक्सेप्टर जो होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो अपने आप को एंगेज कर लेगा पर्सन कि ही इज टू पे एज पर द टेनर ऑफ द एक्सेप्टेंस, यानी कि जो टाइम के बाद पेमेंट करनी है उसके हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, एंड दे आर बाउंड टू पे, होल्डर को पेमेंट करनी पड़ेगी एट द मेच्योरिटी, राइट? तो प्राइमरी लायबिलिटी क्या है कि अगर एक बार अक्षय ने एक्सेप्ट कर लिया बिल को तो वो प्रिंसिपल डेटर बन गए, एंड उनकी लायबिलिटी जो होगी वो एब्सोल्यूट रहेगी, अनकंडीशनल रहेगी, राइट? एंड फर्दर अगर एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द टेनर ऑफ द एक्सेप्टेंस, यानी कि जो अमाउंट, डेट, कंडीशन मेंशन की गई थी उसके हिसाब से उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड लायबिलिटी जो है वो किसी प्रायर पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रायर पार्टीज। ड्रॉअर के ऊपर, एंडोर्सर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपको टेनर के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। एंड जो होल्डर रहेगा उनका ये अधिकार रहेगा कि वो पेमेंट ले सकता है, किससे? एक्सेप्टर से पेमेंट ले सकता है। और होल्डर या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स जो रहेगा वो डायरेक्टली स्यू कर सकते हैं एक्सेप्टर को अगर डिसऑनर होता है बिल का मैच्योरिटी के ऊपर, ठीक है? सो दैट्स द केस। तो आंसर क्या रहेगा? लेट्स हैव अ लुक एट इट। ही इज लायबल only if the drawer of the bill has the insufficient funds. No, he is bound to pay the amount at maturity according to the apparent tenor of the acceptance. Option B is absolutely correct. apparent tenor का मतलब होता है जो डेट है, ड्यू डेट है, अमाउंट है, कंडीशंस है, उनके हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 43। Deepika Padukone has a home loan with floating interest rate and wishes to prepay a portion of the loan from her savings. What have the regulatory authorities instructed banks regarding the levy of foreclosure charges on prepayment penalties in such a case? तो प्रीपेमेंट अगर की जाती है उसके केस में प्रीपेमेंट क्लोजर के चार्जेस लगेंगे, वो कितने चार्जेस लगेंगे, अथॉरिटीज का क्या कहना है उसके बारे में, डेट वी नीड टू आंसर, राइट? तो दीपिका पादुकोण जी का जो लोन चल रहा है ना, सबसे पहली बात है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन है। एंड आरबीआई की इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस या प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे जहां पर फ्लोटिंग रेट टर्म लोन सैंक्शन किया गया है इंडिविजुअल बोरोर के लिए। अब इसमें हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन या सिमिलर जो फ्लोटिंग रेट लोन है वो सभी कवर्ड है। लॉजिक ये रहता है कि क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ऑलरेडी बोरोर के ऊपर है, राइट? अगर वो फ्लोटिंग रेट चेंज होता है मार्केट में, तो बोरोर अगर प्रीपे कर भी देता है तो वो फ्री है कि वो स्विच कर सकता है लेंडर को बिना किसी पेनल्टी के। दैट्स द लॉजिक, राइट? अब इस केस में भी जो लोन है वो होम लोन है, दैट्स बेसिकली ऑन फ्लोटिंग रेट। तो पार्शियल प्रीपेमेंट अगर कर दी जाती है तो उसके ऊपर कोई भी फोरक्लोजर या प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। सो बैंक कैन चार्ज? नो, द बैंक कैन नॉट चार्ज। Banks are instructed not to charge any foreclosure charges or prepayment penalties on home loans carrying the floating rate. Absolutely correct. Right? So that will be all related to this video. I hope कि आपने ये सीरीज को पर्टिकुलरली समझा होगा, ये क्वेश्चंस को समझा होगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।
एंड मेक श्योर कि पीडीएफ के लिए आपको फटाफट से करना है डाउनलोड हमारी एप्लीकेशन को, विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app. We'll be finding the PDF files of all the chapters and all the videos, right? Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.